Hello and welcome to Center for Ambition. My name is Shilesh Kumar and today we are going to discuss recent recent claim of the Walid Shah, नेपाल न्यू प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने ही नहीं नेपाल ने भी इंडिया की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और इसको विद द कोलैबोरेशन या विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटेन हम इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक में इंडिया हमारा पड़ोसी नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि हमारे नेपाल के साथ रिलेशंस क्या हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रिलेशन की क्रोनोलॉजी है, कब कैसे रिलेशन रहे हैं। और उसके अलावा इनका जो क्लेम है क्या ब्रिटेन इंटरफियर कर सकता है एज पर हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारे जो भी रिलेशन होंगे हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए हमारे, चाहे पाकिस्तान के साथ रिलेशन हो, अफगानिस्तान जिसके साथ। तो लेकिन वालिद शाह ने बोला है कि ब्रिटेन सॉल्व कराएगा। तो ये दिस पॉइंट इज अगेंस्ट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल। इंडिया की फॉरेन विदेश नीति उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ये वाला, ब्रिटेन वाला, कि नहीं कराएगा, वो कराएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। बाकी देखो यही है जो मैंने बताया, वालिद शाह ने कहा है कि भाई हम इंडिया ने ही नहीं, हमने भी इनक्रॉच किया हुआ है, घेरी हुई ज़मीन है। तो इसको ये आपका रिसेंटली वहाँ का मिनिस्टर आए हुए थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के, मोदी जी से मिले। तो उसमें मोदी जी ने बताया नेपाल इज़ अ प्रायोरिटी पार्टनर अंडर द आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड तो ये पॉइंट हमारा, अगर इंडिया नेपाल के रिलेशन आते हैं तो ये पॉइंट मेरा या तो इंट्रो में चला जाएगा या मान लीजिए मेरा कंक्लूजन में चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड आता है दैट इज said by our foreign minister or prime minister of India regarding the इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उसको हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हमारा आंसर की लिखने की वैलिडिटी, या कहें कि हम जो लिख रहे हैं उसकी वैलिडिटी रिलेवेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको वैलिड हम किससे बना रहे हैं, जो हमारे एस जयशंकर हुए या पीएम ने जो भी कहा। तो पीएम ने ये कहा है कि हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, प्रायोरिटी पार्टनर है किसका, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। तो इसको हम इंट्रो में भी डाल सकते हैं, अगर इंट्रो में नहीं तो कंक्लूजन में आराम से डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वैलिडिटी क्वेश्चन की बढ़ जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ये बाद में देखते हैं। अब ये देखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़। कॉन्टेक्स्ट का अंदर से कि न्यूज़ में अचानक से कैसे आ गया। तो न्यूज़ में अचानक से आने का मतलब ये है कि नेपाल में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, या कहें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सिंस द 3 और 4 ईयर से बहुत ज़्यादा। केपी शर्मा ओली थे, जैनजी मूवमेंट हुआ, और वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर वालिद शाह बन गए हैं। तो यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इन दिस रीजन। नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऐसे करके लिख, इनस्टेबिलिटी, एक मिनट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल वैक्यूम, स्टेबिलिटी या कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम भी क्रिएट हो जाता है। जैन जी मूवमेंट भी यहाँ पे हुआ, जैन जी मूवमेंट। तो वहाँ की जो केपी शर्मा की गवर्नमेंट थी, केपी शर्मा को रिजाइन करना पड़ गया और यहाँ से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी वालिद शाह की। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो किसी भी पड़ोसी कंट्रीज़ में, या कहूँ मैं किसी भी हमारे पड़ोसी नेबरहुड कंट्रीज़ में कोई भी चेंजेस आते हैं रिगार्डिंग द सोसाइटी, भी चेंजेस आते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कोई भी चेंजेस आते हैं, तो दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द इंडिया के रिलेशन पे भी उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है। जैसे हमारा अगर पाकिस्तान में कोई भी, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में अगर प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बांग्लादेश के साथ जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे बीच में बांग्लादेश में भी हो गया था, शेख हसीना को भागना पड़ गया वहाँ से। तो ये हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन पे भी इम्पैक्ट डालता है। इससे पहले म्यांमार में हुआ था, तो वहाँ की जो सेना थी उसने म्यांमार पे कब्जा कर लिया। दूसरे शब्दों में कहूँ तो म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट बनी, तो इससे भी इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो यही है कि यहाँ पे जो टर्मोइल रहता है नेपाल में, उसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है, तो न्यूज़ में है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बैकग्राउंड ऑफ द नेपाल इंडिया रिलेशन, नेपाल इंडिया के जो रिलेशन है उनका बैकग्राउंड क्या है। स्पेशली अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया
we are making the cordial relation with the Nepal on the basis of historical, culture and people to people ties, क्योंकि हमारे कल्चर भी लगभग यहाँ से सेम है, और अगर दूसरे शब्दों में कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री भी हमारी कहीं कहीं, और स्पेशली हिस्ट्री की बात करूं जो हमारे रामायण महाभारत एपिक्स हैं वो भी यहाँ से, जैसे जनकपुर का टेम्पल है, माँ जानकी, अयोध्या, या मैं कहूँ बुद्धिज़्म का कल्चर है वो वहीं से है। और दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर मोदी जी सिस्टर रोड का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो वो यहीं से निकल के आ रहा है, दैट इज़ बिटवीन द काठमांडू एंड बनारस और अयोध्या एंड जानकी मंदिर जनकपुर। इम्पोर्टेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए नेपाल की इम्पोर्टेंस क्यों, कि नेपाल एक्ट एज ए बफर स्टेट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, तो हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हमारी अगर बात की जाए तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ जाती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं, कंटेम्परेरी भी चैलेंज है, कुछ ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन में। जैसे चैलेंजेस की बात करूं तो नेपालियों का कहना है कि जो ट्रीटी है हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में, वो उसको रिवैल्यूएट करना चाहिए, उसमें रिफॉर्म करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, पुरानी ट्रीटी हो गई है, और वो हमारी सोवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाती है, दैट इज संप्रभुता पे क्वेश्चन मार्क लगाती है कि इंडिया एज पर द ट्रीटी, इंडिया उनके जो एक्सटर्नल अफेयर है उनमें इंटरफेयर करता है। देन वे फॉरवर्ड, तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, विद द हेल्प ऑफ द क्वाइट डिप्लोमेसी। क्वाइट डिप्लोमेसी का मतलब हो गया कि हम विद द हेल्प ऑफ द बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल से सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दो पॉइंट आर नॉट इनफ, लेकिन हम इनको सब हेडिंग बना बना के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो अगर मैं बात करूं तो वाई न्यूज़, तो न्यूज़ का यही है कि उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो हमने ही नहीं ज़मीन घेरी है, सॉरी इंडिया ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी इंडिया की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। तो इंडिया नेपाल के बीच में ये लिफ लेक, काला पानी, लिपिधोरा और एक सुस्ता रीजन हो रहा है, दैट इज़ हमारा कहाँ पे, नेपाल, यहाँ कहीं सुस्ता रीजन है वो भी है। तो ये हमारे डिस्प्यूट एरिया है, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा ये न्यूज़ में आया है। पीटी में अगर यहाँ से पूछ लेगा, पीटी में अगर पूछेगा तो क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछ लेगा, लिप लेक कहाँ है, काला पानी क्या है, लिपिधोरा क्या है, क्रॉनिकल ऑर्डर में। जैसे एक बार पूछ लिया था किसका, जापान के जो आइलैंड है उनको ऊपर से नीचे तक लगाना है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है, इनको भी पूछ लेगा नॉर्थ टू साउथ। तो एक बार अगर हम देख लेंगे तो उसके अलावा ये वही चीज़ है न्यूज़ में रहता है, ट्राई जंक्शन हमारा काला पानी हाईएस्ट पॉइंट वही नेपाल टू ट्राई जंक्शन ही है। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम इंडिया ने ही नहीं, हमने भी घेरी हुई है ये जो सुस्ता रीजन है, नारायणी रिवर के पास में सुस्ता रीजन है, ये भी डिस्प्यूटेड है। और ये नेपाल का मैप है, आप समझिए नीचे इंडिया है, तो ये हमारा जो बॉर्डर लगता है इंडिया नेपाल का, वो हमारा करीब 1770 या 1800 के आसपास किलोमीटर के आसपास निकलता है, जिसमें हमारा यूपी बिहार आता है। और इसकी एक चीज़ और है, यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, और वीज़ा फ्री, या कोई वीज़ा नहीं लिखता, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ये भी नेपाल के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। नेपाल को लगता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। तो इन चीज़ों को सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बैकग्राउंड ऑफ द नेपाल इंडिया का बैकग्राउंड क्या है, मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल कल्चर और स्ट्रेटजिक न करते हुए फेज वाइज डिफाइन किया है। तो फेज वाइज से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारे रिलेशन इंडिया नेपाल के बन रहे हैं। तो इंडिया ने 1950 में एक ट्रीटी साइन की, दैट इज ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द नेपाल। उसमें था कि हमारे रेसिप्रोसिटी एसिमेट्रिकल बेसिस पे, रेसिप्रोसिटी और एसिमेट्रिक का मतलब हो गया पीस एंड कॉपरेशन, पीस एंड कॉपरेशन से हमारे रिलेशन चलेंगे, और रेस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी, ये सब हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे जो रिलेशन का जो मेन पॉइंट रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, पीस, कॉपरेशन, रेस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी एंड कॉपरेशन, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से
तो पहला तो ये हमारा फेज फर्स्ट में 1950 में आया। उसके बाद हमने इंडिया को एज ए बफर स्टेट क्रिएट किया, बफर स्टेट टू काउंटर द चाइना, स्पेशली आफ्टर द या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1962 इंडो चाइना वार। इंडो चाइना के वार में तो 1960 में हुआ, तो नेपाल का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो इंडिया के लिए एक बफर स्टेट का काम किया। बफर स्टेट का मतलब ये हुआ का रीजन बिटवीन द टू कंट्री एक्ट एज अ बफर स्टेट, और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये हमारा डेवलप हुआ 1962 में कॉन्सेप्ट ये हमारा आ गया कि नेपाल एक्ट एज ए बफर स्टेट फॉर द इंडिया। देन इंडिया स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस, इंडिया ने जो कोशी या गंडक रिवर थी उन पे इंडिया का इन्फ्लुएंस इसी पीरियड में बढ़ रहा है। दिस पीरियड इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1950 टू 1990। 1950 से लेकर 1990 के बीच में ये पीरियड चल रहा है। लेकिन 1989 में हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, एक रैप्चर आया, या दूसरे शब्दों में कहूँ एक क्लैश आया इंडिया नेपाल रिलेशन में, जब वहाँ के पीएम बीरेंद्र शाह ने चाइना के साथ एक आर्म्स का एग्रीमेंट साइन किया, और इंडिया ने क्या किया 15 महीने की इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। किस पे? नेपाल पे। तो यहाँ से 1989 से द रिलेशन बिटवीन द नेपाल एंड द इंडिया कम्स ऑन द टॉप ऑफ द टर्मोइल में आ गए। दूसरे शब्दों में कहूँ अ नेक्सस बिटवीन द नेपाल एंड द इंडिया क्रिएटेड 1989 से नेक्सस क्रिएट हो गया, या कहे कि डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द इंडिया एंड नेपाल यहाँ से 1989 से हो गया, ड्यू टू द influence of the China, increasing influence of the China in the Nepal during the time of the King Birendra Shah। इतना। अब ये हमारा फर्स्ट फेज है। देन आता है हमारे 1990 से 2015 का 2015 का फेज। इस फेज में हमारे रिलेशन कुछ अच्छा होने की कोशिश हो रहे हैं कि इन द इनिशियल टाइम पीरियड नेपाल वाज ए मोनार्किक स्टेट। फिर हमने क्या किया वहाँ पे सपोर्टिंग मल्टी पार्टी और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात की। तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने से इंडिया को फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया की जो आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी और नेपाल की आइडियोलॉजी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आइडियोलॉजी हमारी सेम हो जाएगी। वी आर ट्रस्टेड ऑन द बोथ कंट्री आर ट्रस्टेड ऑन द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म, और इंडिया ने 20 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें था कि हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, इलेक्शन, मल्टी पार्टी, ये सारे पॉइंट थे बिटवीन द। इसमें था माओइस्ट और मेन स्ट्रीम पार्टी, जो भी वहाँ के माओइस्ट लोग थे और वहाँ की जो भी मेन स्ट्रीम पार्टी थी, उनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन कर पाया विद द हेल्प ऑफ द इंडिया 12 पॉइंट एग्रीमेंट, जिसमें ये था कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, पीपल टू पीपल टाइप 12 पॉइंट उसमें लिखे थे। फिर आया दूसरा पॉइंट ट्विन पिलर ऑफ पॉलिसी। ट्विन पिलर पॉलिसी अगर आता है कहीं किससे रिलेटेड है, पीटी में अगर पूछे, ट्विन पिलर पॉलिसी रिलेटेड विद द इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया प्लस नेपाल रिलेशन। जैसे एक बार पीटी में पूछ लिया था 2 स्टेट सॉल्यूशन, पैलेस्टीन इजराइल का है, और कभी कभी पूछ लेता है, जैसे अगर आप पूछे 2 पिलर पॉलिसी, अगर मान लीजिए इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है या हीट हो जाता है, तो यहाँ से एक 2 पिलर पॉलिसी। 2 पिलर पॉलिसी का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में मोनार्की और डेमोक्रेसी साथ साथ चल रही हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1990-2015 हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रिपब्लिक। तो मोनार्किक प्लस डेमोक्रेसी को मिला के हमने कोशिश की नेपाल में कि एक रिपब्लिक स्टेट बन पाए। रिपब्लिक स्टेट का मतलब हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, नॉट अ हेरिडिटरी, या दैट इज मोनार्की। मोनार्की नहीं होगी कि वहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं होगा, रिपब्लिक होगा कि वहाँ का जो भी प्रेसिडेंट होगा आम जनता द्वारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली चुना जाएगा। तो वी आर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1990-2015। फिर हमने इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन क्या किया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, हमारे चेक पोस्ट थे उनको थोड़ा रिफॉर्म किया, और पंचेश्वर प्रोजेक्ट हमने साइन किया, पंचेश्वर प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हमारे थोड़े से कॉर्डियल रिलेशन बनना शुरू हुए, जो हमारे 1989 में बिगड़ रहे थे। देन
फिर अचानक से 2015 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया। तो वहाँ पे क्या था कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस का, कि जो नेपाल का अगर रीजन अगर मैं बात करूँ ये वाला, तो नीचे मधेसी प्लेन एरिया वाला, तो इंडिया सपोर्ट करता है मधेसी पीपल को, और उनका कहना है कि इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर में भी इंटरफेरेंस करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की वजह से 2015 के बाद नेपाल में बहुत ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट हो गया। ये फेज सेकेंड का है। अब आता है थर्ड फेज, दैट इज इम्पोर्टेंट फेज। यहाँ से अपने मोदी की डिप्लोमेसी शुरू होती है, मोदी एंड एस जयशंकर की डिप्लोमेसी, या उससे पहले सुषमा स्वराज थी, अभी मोदी एस जयशंकर लिखूंगा, यहाँ से शुरू होता है। तो पहला तो सबसे बड़ा इंडिया के पास चैलेंजेस था तो चाइना कार्ड, कि अगर कोई भी बात होगी तो नेपाल कह देगा वी आर मूविंग टूवर्ड्स द चाइना। तो इंडिया को अगर चाइना की कहीं पे भी प्रेजेंस बढ़ रही है तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इंडिया का वो स्ट्रेटेजिकली भी क्वेश्चन मार्क लगाता है, इकोनॉमिकली भी क्वेश्चन मार्क लगाता है, पहली चीज़। तो इन्होंने क्या किया कि चाइना के कारण नेपाल साइन ए ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट विद द चाइना 2016 में नेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट विद द चाइना। तो यहाँ पे चाइना की एंट्री हो जाती है फॉर्मल तरीके से, डूरिंग द फॉर्मली चाइना एंटर कर जाता है डूरिंग द टाइम ऑफ द 2016। इससे क्या होगा कि नेपाल की जो डिपेंडेंस है ऑन द इंडिया वो कम हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। जैसे डाइवर्सिटी, कनेक्टिविटी जो नेपाल डिपेंड था इंडिया पे, वो नेपाल की यहाँ से कम हो रही है। फिर वहाँ से एक नए नए विवाद निकले टेरिटोरियल। ये 2020 के बाद टेरिटोरियल हमारा निकल, काला पानी का, सुस्ता का, या कहें लिफ लेक का, लिफ दोरा का, ये निकल के आया। नेपाल ने क्या किया कि 2020 में अपने जो उनके नोट्स थे उन पर लिप लेक या काला पानी ये सब दिखा दिए। इंडिया ने इसको क्या किया, इंडिया ने द्वारा रीमैपिंग करके अपनी तरफ दिखा दिया। तो ये इन हमारे दोनों के बीच में एक डिस्प्यूटेड काला पानी, लिफ लेक, लिफ द्वारा और सुस्ता रीजन का भी है, महाकाली रिवर का भी है। ये मेन रीजन थे, इनकी वजह से हमारे टर्मोइल और ज़्यादा क्रिएट हो रहे ड्यूरिंग द फेज ऑफ द थर्ड फेज। अब देखो इंडिया की शिफ्टिंग कहाँ से हुई थर्ड फेज में, कि पैटर्नलिज्म टू प्रैग्मेटिज्म। इंडिया क्या कर रहा, पहले इंडिया जब बिग ब्रदर ट्रीट करता था नेपाल को, अब वो प्रैग्मेटिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से नेपाल को रिलेशन बनाएगा। प्रैक्टिकल मतलब हम अवर रिलेशन डिपेंड ऑन द प्रैग्मेटिक सिचुएशन। प्रैग्मेटिक का मतलब हुआ कि एज पर द सिचुएशन हमें ट्रीट करेंगे नेपाल को, न कि हम बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करेंगे। तो इंडिया शिफ्टेड टूवर्ड, जो मैंने वर्ड किया, क्विक डिप्लोमेसी। क्विक डिप्लोमेसी का मतलब बैकडोर चैनल से हम नेपाल के साथ नेगोशिएशन, डायलॉग करेंगे, जिससे मीडिया में बात ना पहुंच पाए, और दूसरे शब्दों में कहूँ कि चाइना के पास कोई भी बात हमारी ना पहुंच पाए। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम किया इंडिया ने, और विनिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। इंडिया ने 2020 के बाद ये काम करना शुरू किया। कौन सा, प्रैग्मेटिक रिलेशन बनाने, विनिंग द हार्ट ऑफ द कॉमन पीपल, और CDM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CDM भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन द पीपल ऑफ नेपाल एंड इंडिया। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे भी, CDM पे भी हम काम कर रहे हैं। और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे भी बात कर रहे हैं कि हम जिससे क्या हो सके, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जिससे एजुकेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ भी प्रमोट हो पाए। देन कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी, इंडिया ने 2020 के बाद कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी पे फोकस किया, जिसमें इंडिया ने साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन मोतिहारी टू अमलेखगंज, ये नेपाल में, मोतिहारी दैट इज इन बिहार, ये पहली पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग पाइपलाइन इंडिया ने बनाई। तो हम रिलेशन में, बेटर रिलेशन में ये पॉइंट कनेक्टिव डिप्लोमेसी में डाल सकते हैं कि मोतिहारी टू अमलेखगंज करके नेपाल की जो ज़मीन है उस पर हमने पाइपलाइन बनाई है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने के लिए। और हमने जो इंटीग्रेट क्रॉस बॉर्डर रेल की भी बात कर रहे हैं, हालांकि हुई नहीं है अभी, रोड लिंक की भी बात कर रहे हैं, देन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये सब इंडिया ने यहाँ से अपने रिफॉर्म करना शुरू किए नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप में। तो ये हमारे लिए कह सकते हैं कि अच्छा फेज है। लेकिन अब हम आ जाते हैं करंट ट्रेंड पे कि फोर्थ फेज
फोर्थ फेज आफ्टर या ड्यूरिंग द टाइम 2025 के बाद क्या फेज आया, तो देखो 2025 के बाद क्या आया कि हमने पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हमने एक दूसरे की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम समझी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने कॉपरेशन या डील करने की बात की, डील करने की बात की, और हमने प्रमोट किया स्टेबल गवर्नमेंट इन द नेपाल। स्टेबल गवर्नमेंट की हमने बात की कि नेपाल में कोई भी टर्मोइल रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहनी चाहिए। इससे क्या होगा हमारा बेनिफिट कि इंडिया वहाँ से अच्छे रिलेशन बना पाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में रहती है तो हमारे उससे रिलेशन डिसाइड हो पाएंगे। देन ग्रेटर एम्फेसाइज इकोनॉमिक, हमने इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, कनेक्टिविटी पे, ट्रेड पे और डिफरेंशिएशन थ्रू द डायलॉग के जरिए हमने इन पे काम करना शुरू किया, रेदर देन टू ट्रीटिंग नेपाल एज अ यंगर ब्रदर। हमने नेपाल को छोटा भाई की बजाय हमने उसको अपने सेम प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, प्रेगमेटिक फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या डायलॉग और नेगोशिएशन से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। ये हमारा एक तरह का फेज वाइज है। अगर अदर पॉइंट अगर मैं बात करूं अदर पॉइंट की, तो अदर पॉइंट, अदर रिलेशन, अरे अदर रिलेशनशिप हमारे, तो अगर बात करूं तो हमारे नेपाल के साथ रिलेशन जैसे हिस्टोरिकल भी रिलेशन है, हिस्टोरिकल, कल्चर से भी रिलेटेड है, कल्चरल रिलेशन, और उसके अलावा जियोग्राफिकल रिलेशन भी है, जियोग्राफिकल रिलेशन है। और इसके अलावा हमारे एंशियंट टाइम से कहूँ या ये कहूँ मॉडर्न इंडिया के टाइम से भी रिलेशन है, गोरखा रेजिमेंट, ये सब हम ले सकते हैं। हमारी हिस्टोरिकल रिलेशन कैसे है नेपाल के साथ, जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकल रिलेशन में पहला पॉइंट मेरा हो जाएगा गया बुद्धिज्म का है, बुद्धिज्म रिलेटेड विद द गया एंड लुम्बिनी, लुम्बिनी इन नेपाल और गया इन इंडिया, दैट इज लुम्बिनी। तो मोदी ने बोल दिया टू सिस्टर रिलेशनशिप। ऐसे ही मेरा एक रिलेशन निकल के आया बनारसी टू काठमांडू, तो इसको भी मोदी जी ने बोला टू सिस्टर रिलेशनशिप, टू सिस्टर सिटी रिलेशनशिप हमारा। उसके अलावा जनकपुर प्लस अयोध्या, ये भी मोदी जी ने बोला है, ये भी रिलेशन है हमारे। और एक तिरुपति और पशुपति वाला भी रिलेशन है हमारा, कि हमारा जो पशुपति का टेम्पल नेपाल में, पशुपति का इंडिया में, तो ये हमारे हिस्ट्री के रिलेशन बनते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा हम योगा भी वो कल्चर में डालेंगे। ये हमारे मेन रिलेशन हो जाते हैं हिस्टोरिकल। और ज़्यादा अगर हिस्टोरिकल रिलेशन अगर हम बात करेंगे तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन बेस्ड ऑन प्री मॉडर्न टाइम से इंडिया नेपाल के रिलेशन भी है। ये हमारा कल्चरल रिलेशन की बात करूँ कल्चर से, तो कल्चर से जैसे हमारा इंटरनेशनल मैरिज भी होती है हमारी, तो मैरिज का हमारा रिलेशन हो गया, रोटी बेटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल जाएगा। ट्रेडिशन, फेस्टिवल हमारे हो गए, फेस्टिवल हो गया, अटायर हो गया, कल्चर हो गया, वहाँ से नेपाल से हमारा मिलता है। पीपल टू पीपल टाई भी है, यहाँ से लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फूड का, म्यूज़िक का, मीडिया का रिलेशन है, बॉलीवुड देख सकते, यहाँ से लिख सकते हैं हम। उसके अलावा कल्चर में जैसे मैंने कहा कि क्या मैं बोलने वाला था, अटायर मतलब ट्रेडिशन हमारे मिलते हैं यहाँ से। ट्रेडिशन का मतलब फेस्टिवल और योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। स्पिरिचुअलिटी भी सेम है क्योंकि नेपाल बिलोंग टू
सनातन धर्म और इंडिया में मेजोरिटी ऑफ सनातन धर्म है, तो स्पिरिचुअलिटी होगा भी यहाँ से। जोग्राफिकल रिलेशन की मतलब क्या हुआ कि हमारे नेपाल के बीच में जो बॉर्डर एरिया है अप्रोक्स 1800 किलोमीटर का, उसके अलावा हम जैसे बिहार का बॉर्डर लगता है, अपना यूपी का बॉर्डर लगता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। सेम हिमालय की वैली में बचा हुआ नेपाल है, उसके नीचे इंडिया है। तो जोग्राफी का साउथ वेस्ट मानसून जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी मैटर करता है। हीट वेव्स और क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पे जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एनी इफेक्ट इन द हिमालय रीजन विल इम्पैक्ट बोथ द नेशन जोग्राफिकली वाइज, कि कोई भी इफेक्ट होता है, अगर मान लो क्लाइमेट इकोलॉजी का कोई भी होता है। बहुत सारे एक दो हमारे नेशनल पार्क भी हैं, वो बाउंड्री पे हैं दोनों कंट्रीज के पे, तो कॉमन शेयरिंग ऑफ द नेशनल पार्क हमारे जगह। मॉडर्न रिलेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए प्री मॉडर्न गोरखा ट्रीटी ऑफ सिगोली यहाँ से निकाल सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट का कॉन्सेप्ट भी निकाल सकते हैं। तो गोरखा रेजिमेंट का कॉन्सेप्ट, ट्रीटी ऑफ सिगोली, ये हमारे हमारे अगर हमें अच्छा लिखना है तो यहाँ से पॉइंट डाल लेंगे, तो ये हमारे रिलेशन हो जाते हैं। अब हमें देखना है कि इंडिया के लिए इंपोर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए नेपाल की इंपोर्टेंस क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा है। तो पहली तो इंपोर्टेंस है स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंपोर्टेंस। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक का मतलब इंडिया की सिक्योरिटी के लिए नेपाल की इंपोर्टेंस क्या है, बिकॉज नेपाल एक्ट एज अ बफर स्टेट, तो टू काउंटर द चाइना। पहला जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारा इसका, फॉर इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है नेपाल, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिविलाइजेशन जो मैंने कहा रोटी बेटी का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हमारा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का पार्ट है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का कल्चर वाला पार्ट है। देन इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है कि हमारी जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, लेबर है, वो बहुत से लोग नेपाल के इंडिया में काम करते हैं, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर बढ़ जाती है, और स्पेशली इंडिया सरप्लस में ही रहता है हमेशा नेपाल से, तो नेपाल की ट्रेड की डिपेंडेंस इंडिया पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फिर है वाटर एंड एनर्जी कॉपरेशन। वाटर एंड एनर्जी कॉपरेशन में जैसे मैं कह रहा हूँ अरुणा प्रोजेक्ट, अरुणा थर्ड प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये इंडिया बना रहा है। पंचेश्वर प्रोजेक्ट, ये इंडिया इस पर भी काम कर रहा है। उसके अलावा महाकाली ट्रीटी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हमारे वाटर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट, बरना सेकंड, बरना थर्ड, पंचेश्वर, ये हमारे हैं। कि नेपाल क्या है कि नेपाल एक हिमालयन कंट्री है, या कहें कि माउंटेन कंट्री है, तो यहाँ से हम रिवर का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में, तो वहाँ से क्या है हम हाइड्रो प्रोजेक्ट पे नेपाल में काम कर सकते हैं, जैसे हम भूटान के साथ भी करते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी भी बनाता है, गेटवे टू नॉर्थन स्टेट, इंडिया की जो नॉर्थन स्टेट है उनका गेटवे है एज ए डेवलपमेंट, कि अगर नेपाल में स्टेबिलिटी रहेगी या नेपाल में सब कुछ वेलफेयर अच्छा रहेगा, तो हमारी जो नॉर्थन स्टेट है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराजगंज का जो एरिया हो गया, या गोरखपुर का एरिया होगा, इस एरिया में भी डेवलपमेंट होगा, कोई भी टर्मोइल नहीं होगा, या कहें कि हमारा पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं होगी, या मैं कहूँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह नहीं होगी, अगर नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बने रहते हैं उससे। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, हमने BBIN प्रोजेक्ट पे काम किया, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव, ये हमारी कनेक्टिविटी बनाएगा। देन काउंटरिंग चाइना, ये भी नेपाल की हमारी इंपोर्टेंस है कि चाइना को काउंटर कैसे कर पाएंगे। टू जैसे चाइना को कैसे करूंगा मैं काउंटर, कि चाइना की जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है नेपाल की, उसके यूज़ करके, क्योंकि हमारा जो ढलान है, इंक्लाइन है टूवर्ड द नेपाल, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, मतलब खड़ा हुआ नहीं है, चाइना की तरफ से खड़ा हुआ है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये हो गया। देन हिमालय इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, ये भी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नेपाल में होती है तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट डालती है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, या मान लीजिए कि लैंडस्लाइड वगैरह कुछ होती है, तो इंडिया के भी स्टेट पे प्रॉब्लम डालती है, तो इसके लिए भी इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहा कि पीपल टू पीपल रिलेशन,
पीपल टू पीपल रिलेशन का मतलब ये हो गया कि लोगों की आपस में मैरिज करते हैं। बहुत से लोग तो शॉपिंग करने नेपाल में जाते हैं, नेपाल के इंडिया में आते हैं। तो पीपल एंड पीपल या कहें वीज़ा फ्री टूरिज्म है या वीज़ा फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल है यहाँ से। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज ए रीजनल इंटीग्रेशन, ये भी हमारा कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एज ए रीजनल कॉपरेशन हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं टू मेंटेनिंग द बेटर रिलेशन विद द नेपाल। ये भी है हमारा। देन मल्टीलैटरल सपोर्ट। मल्टीलैटरल सपोर्ट का मतलब कि नेपाल सार्क का भी पार्ट है, नेपाल बिम्स्टेक का भी पार्ट है। तो जहाँ पे भी इंडिया की फेवर में अगर इन्हें वोट करना होगा तो इंडिया की फेवर में वोट करेंगे। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के लिए। तो ये 7 से 8 पॉइंट है, इनमें से 5-6 पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो हमारा अगर आ जाए सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपाल फॉर द इंडिया, तो इनमें से हम मेन पॉइंट जैसे स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल, कल्चरल, इतना वो डिपेंड करता है उसने किस रेस्पेक्ट में पूछा है। वाटर, एनर्जी, जो मेन पॉइंट है उनको लिख देंगे। फिर आता है कि इनके बीच में जो चैलेंज है, फ्रिक्शन है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो क्या है। पहला तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो हमारा है, सुस्ता रीजन टेरिटोरियल डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द बॉर्डर डिस्प्यूट, सुस्ता रीजन, काला पानी रीजन, बॉर्डर डिस्प्यूट है। और ये ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 वाली, नेपाल के लोगों का कहना है कि ट्रीटी मस्ट बी रिवाइज्ड, ट्रीटी को रिवाइज करना चाहिए, किसी 1950 में की थी। और इस ट्रीटी के बेस पे इंडिया हमारे डे टू डे या क्या इंटरनल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर में भी इंटरफेयर कर जाता है। और अग्निपथ, जो अग्निपथ स्कीम आई है आर्मी वाली वर्सेस गोरखा रेजिमेंट वाला इशू, इसमें क्या है कि अगर गोरखा रेजिमेंट में नेपाली कुछ लोग रिक्रूट हो रहे हैं तो 4 साल बाद वो भी विद द ऑन द बेसिस ऑफ द अग्निपथ स्कीम रिटायर हो जाएंगे। तो जब हमने गोरखा रेजिमेंट नेपाल के साथ हमने ट्राइपरेट एग्रीमेंट कर रखा है 1947 में, ये बताता है कि अगर कोई भी नेपाली लोग गोरखा रेजिमेंट में आते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, पेंशन उनका पूरा, पेंशन कितने दिन तक डिप्लॉय में आएंगे, दैट इज मेंशन इन द टाइपराइट टीटी 1947 में। तो ये भी एक चैलेंज है गोरखा रेजिमेंट वाला। देन परसेप्शन ऑफ इंडिया एज ए बिग ब्रदर। नेपाल इंडिया को हमेशा बिग ब्रदर की तरह देखता है, तो वो लगता है कि इंडिया हमारा हमेशा यूज करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया की फ्रिक्शन है या चैलेंज है इंडिया के लिए टू मेंटेनिंग अ बेटर रिलेशन। चाइना की जो एक्सटेंडिंग पॉलिसी है, एक्सपेंडिंग पॉलिसी, डेट डिप्लोमेसी, स्ट्रिंग ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली पॉलिसी, वो भी इंडिया के लिए एक चैलेंजेस है। देन ट्रेड डिफिसिट एंड इकोनॉमिक एसिमेट्री। नेपाल के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, नेपाल का डिफिसिट है। तो नेपाल को भी लगता है कि हम इंडिया पर ही डिपेंडेंट है, तो नेपाल लुकिंग टूवर्ड द चाइना। और बार्टर शेयरिंग एंड प्रोजेक्ट डेडलॉक। हमारे बार्टर शेयरिंग है, जैसे हम बरना 3 पे काम कर रहे हैं, महाकाली पे काम कर रहे हैं, वो हमारे कंप्लीट नहीं है। मतलब हमारा जो ट्रस्ट डिफिसिट है हमारा नेपाल के साथ, वो बढ़ता चला रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेंडिंग हमारे जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू द पेंडिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो हमने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं विद इन द टाइम लिमिट, तो ये भी एक डेडलॉक है। तो इशू रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या मान लीजिए महाकाली ट्रीटी 1996 में साइन की, स्टिल वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, यूटिलाइजेशन ऑफ महाकाली रिवर वाटर। और जैसे मैंने कहा बरना प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, बरना 3 प्रोजेक्ट है, उन पे हमारे कमिटेड टाइम पीरियड फ्रेमवर्क में हम उन पे काम नहीं कर पा रहे। तो वाटर शेयरिंग प्रोजेक्ट डेडलॉक, ये हमारे फ्रिक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे हमने मैन लिए। अब बात आती है कि हमको इंडियन नीड ऑफ द आर टू स्ट्रेंथन द नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मेंटेनिंग बेटर रिलेशन विद द नेपाल एंड इंडिया। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं, इंडिया नेपाल के साथ क्या क्या बेटर रिलेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमारी ट्रीटी है 1950s की, उसे एज पर द मॉडर्नाइजेशन को हमको रिव्यू करना चाहिए, कंटेम्परेरी रियलिटी को समझ के उसको रिव्यू करना चाहिए। पहला चीज़, मॉडर्नाइजिंग द नेपाल इंडिया पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 को मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोगों के बीच में जो फ्रस्ट्रेशन है नेपाल के में, वो कम होगा। दूसरा, हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से सॉल्व करना चाहिए। उसमें वर्ड यूज़ मैंने किया क्विट डिप्लोमेसी की,
QIET क्विट डिप्लोमेसी। यहाँ से मुझे क्विट डिप्लोमेसी स्पेशली नेपाल भूटान जो पड़ोसी उन्हीं के वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। बॉर्डर डिस काला पानी लिप लेग लिप दोहरा सुस्ता थ्रो का पीसफुल नेगोशिएशन डायलॉग एंड नेगोशिएशन से मुझे करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ क्विट डिप्लोमेसी। देन डिजाइन ए स्ट्रेटेजिक गोरखा रेजिमेंट, जो मैंने कहा अग्निवीर वाला जो प्रॉब्लम है नेपाल का साथ, उसे भी हमें सॉल्व करना चाहिए। स्पेसिफिक प्रोविजन करने चाहिए दोज पीपल विच आर रिक्रूटेड फ्रॉम द नेपाल इन द गोरखा रेजिमेंट, उनके लिए मिलिट्री डिप्लोमेसी, यहाँ से मिलिट्री डिप्लोमेसी बढ़ाएगा। एक्सटेंड डिजिटल डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी के लिए यूपीआई का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस पे भी काम ना करना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहिए और नेपाल में हमें फिनटेक और डिजिटल गवर्नेंस का बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम अगर नेपाल में जा रहे हैं तो अपने पेटीएम से ही नेपाल में पैसा कर दें, क्योंकि नेपाल एक्सेप्ट करता है इंडियन करेंसी, नेपाल में हम कर दें। अगर नेपाली कोई आ रहा है इंडिया में तो पेटीएम से ही यहाँ पे, तो क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को या डिजिटल गवर्नेंस को यहाँ से बढ़ावा देना चाहिए। देन एडवांस ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप, ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप बनाना चाहिए। हमारे जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उन पर काम करना चाहिए, या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है हमको उन पर काम करना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करनी चाहिए हमें, और टू मेंटेन अ बेटर रिलेशन विद द नेपाल। और दूसरे शब्दों में कहीं नेपाल की जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है उसको भी यहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। देन इंस्टीट्यूशनल सब नेशनल इंस्टीट्यूशनल पैरा डिप्लोमेसी की बात करूँ, इंस्टीट्यूशनल पैरा डिप्लोमेसी जैसे गवर्नमेंट के अलावा पीपल टू पीपल या लोकल गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन दोनों कंट्रीज का होना चाहिए। देन बुल्ड क्लाइमेट रिजल्ट इकोलॉजिकल कॉरिडोर, जैसे नेपाल की प्रॉब्लम रहती है कि हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, कि इंडिया की अगर कोई डिफॉरेस्टेशन करता है या कुछ भी करता है हिमालय रीजन में, जैसे उत्तराखंड रीजन में, हिमाचल रीजन में, तो उनका क्लाइमेट चेंज का और हीट वेव का क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट उस पर भी पड़ता है, तो ग्रीन कॉरिडोर उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। हिमालय इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इस पर भी इंडिया को काम करना चाहिए।